संध्या की किरणें जब छोटे से कस्बे राधापुर की गलियों में उतरती थीं, तो हर घर की चौखट पर एक अजीब सी रौनक छा जाती थी। लेकिन आज मिश्रा जी के घर में एक अलग ही हलचल थी। उनकी छोटी बहू काव्या आज अपने ससुराल में पहला कदम रखने वाली थी। काव्या, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने माता पिता की इच्छा के सामने सिर झुकाया और शादी के लिए हामी भर दी। काव्या का पति विशाल एक साधारण सा नौकरी पेशा इंसान था। वह दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करता था और महीने में 1-2 बार ही घर आ पाता था। मिश्रा जी का परिवार बड़ा था। मिश्रा जी, उनकी पत्नी शांति, बड़ा बेटा राहुल, उसकी पत्नी नेहा और अब विशाल की नई नवेली दुल्हन काव्या। मिश्रा जी कस्बे के जाने माने व्यापारी थे। उनका कपड़े का कारोबार दूर दूर तक फैला था और लोग उनकी बात को तौलकर सुनते थे। काव्या ने जब पहली बार अपने ससुराल में कदम रखा तो उसे लगा कि वह एक नए संसार में आ गई है। घर की सजावट, रिश्तेदारों की भीड़ और ससुराल वालों की गर्मजोशी ने उसे अभिभूत कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद यह हर नई बहू की कहानी होती है जो अपने मायके को छोड़कर एक अनजान दुनिया में कदम रखती है। शांति ने काव्या का स्वागत बड़े प्यार से किया। बेटी, अब यह तुम्हारा घर है। जैसे नेहा ने इसे संभाला, वैसे ही तुम भी इसे अपना बना लेना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा, जो काव्या से कुछ साल बड़ी थी, ने भी उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन मिश्रा जी की नजरें काव्या पर कुछ ज्यादा ही ठहर रही थीं। उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो काव्या को असहज कर गया। पहले कुछ हफ्ते काव्या के लिए नएपन से भरे थे। वह घर के कामों में व्यस्त रहती, सास के साथ रसोई में समय बिताती और नेहा के साथ छोटी मोटी बातें करती। विशाल दिल्ली में था और फोन पर उससे बात करके काव्या का मन हल्का हो जाता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, काव्या को घर की चार दीवारी के पीछे छिपा एक अंधेरा नजर आने लगा। मिश्रा जी का व्यवहार काव्या के प्रति बदलने लगा था। वह अक्सर उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाते, उसकी तारीफ करते और कभी-कभी उसकी निजी जिंदगी के बारे में अनुचित सवाल पूछते। काव्या, जो एक सीधी सादी लड़की थी, इन बातों को अनदेखा करने की कोशिश करती। उसे लगता कि शायद वह गलत समझ रही है। आखिर मिश्रा जी उसके ससुर थे और वह उनका सम्मान करती थी। लेकिन एक दिन जब काव्या रसोई में काम कर रही थी, मिश्रा जी वहां आए और बोले, काव्या, तुम्हें तो पता है कि मैं इस कस्बे का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। मेरे पास इतना रुतबा है कि मैं जो चाहूं वो हासिल कर सकता हूं। काव्या ने उनकी बात को सामान्य समझकर हल्के से मुस्कुरा दिया। लेकिन मिश्रा जी ने आगे कहा, तुम जैसी खूबसूरत बहू मेरे घर में है, यह मेरी किस्मत है। लेकिन तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना, मेरे बिजनेस को और ऊंचा ले जाने के लिए। काव्या को उनकी बातें अजीब लगीं। उसने विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन मिश्रा जी की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसे डराने लगी। उस रात जब वह अपने कमरे में अकेली थी, उसने विशाल को फोन किया और सारी बात बताई। विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे पापा तो ऐसे ही मजाक करते हैं, तुम ज्यादा सोचो मत। काव्या ने खुद को समझाया कि शायद वह सचमुच ज्यादा सोच रही है। कुछ दिनों बाद मिश्रा जी ने काव्या को अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस एक बड़ा सा गोदाम था जहां कपड़े के बड़े बड़े बंडल रखे होते थे। काव्या को वहां जाना अजीब लगा, लेकिन ससुर की बात टालना उसे उचित नहीं लगा। ऑफिस में मिश्रा जी के साथ एक और शख्स था, रमेश अग्रवाल, जो कस्बे का एक बड़ा सेठ था। रमेश की नजरें काव्या पर पड़ते ही टिक गईं। मिश्रा जी ने काव्या को बैठने के लिए कहा और बोले, काव्या, रमेश जी हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया तो हमारा कारोबार दोगुना हो जाएगा। तुम्हें बस इतना करना है कि रमेश जी से थोड़ी दोस्ती करनी है। काव्या को उनकी बात समझ नहीं आई। उसने मासूमियत से पूछा, दोस्ती? मैं क्या करूं पापा? मिश्रा जी ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा हंसना बोलना, थोड़ा समय देना। रमेश जी को तुम बहुत पसंद आई हो। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि मिश्रा जी का इरादा क्या था। उसने साफ मना कर दिया और बोली, पापा यह गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिश्रा जी का चेहरा सख्त हो गया।
उन्होंने कहा, काव्या, तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। विशाल को भी तो मेरे पैसे की जरूरत है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर दूंगा। काव्या वहां से रोते हुए घर लौटी। उसने नेहा को सारी बात बताई, लेकिन नेहा ने उदास होकर कहा, काव्या, मैं भी इस सच्चाई से गुजर चुकी हूं। इस घर में रहना है तो कुछ समझौते करने पड़ते हैं। काव्या को यकीन नहीं हुआ कि नेहा, जो इतनी हंसमुख और आत्मविश्वास से भरी थी, ऐसी बात कह सकती है। काव्या का मन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन है। उसने विशाल को फिर से फोन किया और सारी बात विस्तार से बताई। इस बार विशाल गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं अभी घर आ रहा हूं, यह सब बकवास बंद होनी चाहिए। विशाल 2 दिन बाद घर पहुंचा। उसने अपने पिता से साफ साफ बात की और कहा, पापा, आप काव्या को इस तरह की बातों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, यह गलत है। मिश्रा जी ने पहले तो बात को हल्के में लिया, लेकिन जब विशाल ने सख्ती दिखाई तो उन्होंने धमकी दी, अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तुम्हारी नौकरी भी मेरे पैसे से चलती है, यह मत भूलो। विशाल को अब समझ आ गया था कि उसके पिता की सत्ता कितनी गहरी है, लेकिन काव्या के लिए उसने हार नहीं मानी। उसने काव्या से कहा, हम इस घर को छोड़ देंगे, मैं तुम्हें इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। काव्या ने विशाल का साथ देने का फैसला किया। विशाल और काव्या ने मिलकर एक योजना बनाई। वे राधापुर छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे, जहां विशाल की नौकरी थी। लेकिन इससे पहले काव्या ने फैसला किया कि वह मिश्रा जी के काले कारनामों को उजागर करेगी। उसने चुपके से मिश्रा जी और रमेश अग्रवाल की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें वे बिजनेस के लिए अनैतिक सौदों की बात कर रहे थे। काव्या ने यह रिकॉर्डिंग स्थानीय पत्रकार शालिनी को दी, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती थी। शालिनी ने इस खबर को पूरे कस्बे में फैला दिया। मिश्रा जी का असली चेहरा सबके सामने आ गया। लोग जो उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे, अब उनकी निंदा करने लगे। रमेश अग्रवाल पर भी कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। मिश्रा जी का कारोबार डूबने लगा। उनके अपने परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। शांति, जो अब तक चुप थी, ने काव्या का साथ दिया और कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं डर के मारे चुप थी। नेहा ने भी हिम्मत दिखाई और मिश्रा जी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। काव्या और विशाल दिल्ली चले गए। वहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। काव्या ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और एक गैर सरकारी संगठन के साथ काम करना शुरू किया, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण को रोकने के लिए काम करता था। उसकी कहानी ने कई और महिलाओं को हिम्मत दी, जो चुपचाप अपने घरों में शोषण सह रही थीं। राधापुर में मिश्रा जी का रुतबा अब खत्म हो चुका था। कस्बे के लोग अब यह समझने लगे थे कि इज्जत और रुतबे का मतलब सिर्फ पैसा और सत्ता नहीं, बल्कि नैतिकता और इंसानियत भी है। काव्या की कहानी एक सबक थी कि घर की चार दीवारी में छिपा सच कितना भी भयावह हो, हिम्मत और सच्चाई के साथ उसका सामना किया जा सकता है।